हाय फ्रेंड्स, आई एम योर होस्ट मिस्टर सनशाइन। आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 की, हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर टू रीड, जिसे लिखा है फेमस राइटर सुधा मूर्ति ने। अब इस चैप्टर के बारे में हम बात करें तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इस चैप्टर से एक कॉन्फ्लिक्ट से हमें पता चलता है कि यहाँ पर एक लड़की है जो अपनी दादी माँ को पढ़ना लिखना सिखा रही है। और इस चैप्टर के थ्रू हमें ये पता चलता है कि हमारी सीखने की कोई उम्र नहीं होती, अगर हमारी लाइफ में कोई सिखाने वाला बहुत अच्छी तरीके से मिल जाए। तो कहानी की शुरुआत कुछ इस तरीके से होती है। लड़की शुरुआत कर रही है अपनी कहानी को। अब यहाँ लड़की कौन है ये आपके लिए जानना ज़रूरी है। तो ये लड़की है सुधा मूर्ति। अपनी दादी के बारे में बात कर रही है कि जब वो 12 साल की थी, ठीक है? जब वो 12 साल की थी तो गाँव में रहती थी, और गाँव था कर्नाटका में, अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ। और उन दिनों में ट्रांसपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छा नहीं हुआ करता था। सो हमारे घर में जो मॉर्निंग पेपर आया करते थे वो दोपहर में आया करते थे। और जब मॉर्निंग न्यूज़पेपर दोपहर में आया करते थे तो जो वो यूज़ुअली मैगज़ीन हुआ करती थी, वो मैगज़ीन किस तरीके की होती थी, वो वीकली मैगज़ीन होती करती थी, और जो कि एक दिन लेट आती थी। और जब वो एक दिन लेट आती थी तो हम सभी में एक्साइटमेंट काफ़ी ज़्यादा होता था कि उस एक्साइटमेंट में जब भी हमें वो मैगज़ीन मिले तो हम उसे पढ़ें। और उस मैगज़ीन को लाने का काम एक बस करती थी, और उस बस से सारे न्यूज़पेपर, वीकली मैगज़ीन्स और बहुत सारे पोस्ट आया करते थे। उस वक़्त त्रिवेणी काफ़ी पॉपुलर राइटर थी कन्नड़ लैंग्वेज में, और वो बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से राइटिंग लिखा करती थी। उनकी जो स्टाइल थी वो काफ़ी ईज़ी टू रीड थी और काफ़ी कन्विंसिंग थी। अब यहाँ कन्विंसिंग का अर्थ क्या है कि लोगों को काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आती थी, और उनकी राइटिंग के थ्रू वो लोगों को बाँध के रखती थी। उनकी जो स्टोरीज़ होती थी वो हमेशा डील करती थी कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से, जो साधारण लोगों की होती थी, लेकिन उनको पढ़ना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता था। इसके अलावा कन्नड़ लैंग्वेज में ये उनके बारे में कहा गया कि ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट था कि उनकी जो डेथ है वो काफ़ी यंग एज में ही हो चुकी थी। लेकिन इसके बाद भी, उनकी डेथ के 40 साल बाद भी, लोग आज भी उनकी कहानियों को, उनके नॉवेल्स को बहुत ध्यान से पढ़ते हैं। इस पिक्चर के थ्रू आपको पता चल ही सकता है। तो उनकी बहुत सारी नॉवेल्स में से एक थी काशी यात्री, जो कि अपीयर होती है एज अ सीरियल इन द कन्नड़ वीकली कर्मवीरा दैन। अब यहाँ पे वीकली का मतलब समझना है कि जैसे आप घर में सीरियल वगैरह देखते हो, एक दिन में एक एपिसोड होता है 30 मिनट का, वैसे ही एक एडिशन होता है। अगर न्यूज़पेपर में 8 पन्ने हैं तो 8 पन्नों में से कोई एक पेज उसे डेडिकेट होगा। तो इस तरीके से सीरियल वॉइस होते थे, और यहाँ पर एक हफ्ते में एक ही, वीकली का मतलब क्या है, एक हफ्ते में एक ही चीज़ पब्लिश होती थी। और इस तरीके की स्टोरी में एक कहानी है ओल्ड लेडी की और उसके अर्डेंट की। अर्डेंट का मतलब क्या है, कीन, इच्छा। और उसकी जो इच्छा है, उसका जो डिज़ायर है, वो काशी और वाराणसी जाना चाहती है, जहाँ पर मोस्ट हिंदूज़ का ऐसा बिलीव है कि वो काशी जाएंगे और वहाँ पूजा करेंगे किसकी, लॉर्ड विश्वेश्वरा की, द अल्टीमेट पुण्य। और वहाँ पूजा करेंगे तो उन्हें पुण्य मिलेगा। और जाहिर सी बात है, जितने भी साउथ इंडियंस होते हैं उनके लिए साउथ में रामेश्वरम और वाराणसी में बाबा विश्वनाथ, इसकी पूजा करना काफ़ी ज़्यादा पुण्य का काम माना जाता है। ये दोनों दर्शन वो करते हैं। तो ये जो ओल्ड लेडी है उसका भी ऐसा बिलीव है कि वो भी ऐसा ज़रूर करेगी। लेकिन उसका जो स्ट्रगल है टू गो देयर वाज़ डिस्क्राइब इन द नॉवेल। तो उसका जो स्ट्रगल है इस पूरे नॉवेल में दिखाया गया है। और ये स्टोरी, जहाँ पर एक यंग ऑर्फन गर्ल है जो प्यार में पड़ जाती है, लेकिन उसके पास कोई भी पैसे नहीं हैं शादी के लिए। प्यार में तो पड़ जाती है लेकिन कोई पैसे नहीं है उसके पास शादी के लिए। लेकिन एंड में वो ओल्ड लेडी क्या करती है, उसे पैसे दे देती है, उसके पास जितनी भी सेविंग है, विदाउट गोइंग काशी। और वो कहती है कि हैप्पीनेस ऑफ दिस ऑर्फन गर्ल इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन वर्शिपिंग लॉर्ड विश्वेश्वरा एट काशी। देखिए कितनी खूबसूरत बात है कि आपके पास जो चीज़ें हैं आप उसकी सेक्रीफाइस कर दे रहे हो, इसलिए कि आपके आसपास जितने सारे लोग हैं वो सारे लोग क्या रहें, खुश रहें। तो वो ऑर्फन गर्ल्स की वो मदद कर देती है अपने पैसे उसको दे के। अब यहाँ पर बताया जाता है कि मेरी जो ग्रैंड मदर है कृष्णकटा, वो कभी स्कूल नहीं गई हैं और न ही उन्हें पढ़ना लिखना आता है। तो हर वेडनेसडे को जब ये मैगज़ीन आती है
तो मैं उन्हें पढ़कर बताती हूँ कि इस स्टोरी का नेक्स्ट एपिसोड क्या है, और उस दौरान वो अपनी सारे काम-धाम भूल जाती हैं और ध्यान से सुनती हैं। किस चीज़ को? मेरे बताई हुई कहानी को पूरे कंसंट्रेशन के साथ, और उसके बाद उन्हें वो सारी की सारी जो कहानियाँ हैं ना, वो बाय हार्ट याद हो जाते हैं। मेरी दादी माँ कभी भी काशी आज तक नहीं गईं, लेकिन उन्होंने अपने आप को आइडेंटिफ़ाई कर लिया था कि वो उस नॉवेल की क्या हैं, प्रोटोगोनिस्ट। प्रोटोगोनिस्ट का मतलब है मुख्य किरदार, वो कहानी की मुख्य किरदार हैं, मुख्य हीरोइन हैं। सो मोर देन एनीबॉडी एल्स, she was one of the most interested in knowing what happened in the next story and used to insist that I read the serial out to her. और कोई और उनके आसपास इंटरेस्टेड हो या ना हो उस कहानी को लेके, वो ज़्यादा इंटरेस्टेड रहती थी उस कहानी को लेके, और मुझे फ़ोर्सफुली कहा करती थी कि मैं उस कहानी को बताऊँ कि आगे उस कहानी में क्या हुआ है। आफ्टर हियरिंग व्हाट हैपेंड नेक्स्ट इन काशी यात्रे, शी वुड जॉइन हर फ्रेंड्स इन द टेम्पल कोर्टयार्ड वेयर वी चिल्ड्रन वुड ऑल्सो गैदर टू प्ले हाइड एंड सीक। और उसके बाद वो अपने सारे दोस्तों के साथ जब वहाँ इकट्ठा होती थी, उनकी जो मित्र मंडली होती थी, ये मंदिर आप देख सकते हो, अपने सारे दोस्तों के साथ जब वो वहाँ पर इकट्ठा होती थी, तो उनसे वो बातें करती थी। अब यहाँ पर वो मेन कैरेक्टर हो गई कैसे? अपनी पोती जो सुधा मूर्ति हैं, उनसे जब वो कहानियाँ सुनती थी, तो वो कहानी अपने दोस्तों के बीच में बताती थी। और उस दौरान सुधा मूर्ति अपने दोस्तों के साथ, पिक्चर आप देख सकते हो, हाइड एंड सीक का गेम खेला करती थी। वो उनसे डिस्कस किया करती थी उस लेटेस्ट एपिसोड को, जो कि उन्होंने, सुधा मूर्ति ने उन्हें बताई है। और उस वक़्त आई नेवर अंडरस्टूड व्हाई देयर वाज़ सो मच डिबेट अबाउट द स्टोरी। क्योंकि मैं तो सिर्फ़ 12 साल की थी, तो मुझे पता ही नहीं चल पाता था कि वहाँ उस वक़्त इतना डिबेट क्यों होता था। लेकिन जब मैं, एक बार की बात है बताती हूँ कि जब मैं एक बार शादी में चली गई थी विथ माय कज़िन्स, गाँव के ही एक, पास के ही एक गाँव में, तो उन दिनों शादियाँ एक बड़ा इवेंट मानी जाती थी। आज की तरह नहीं कि आज शादी, शाम को शादी है, आज गए, पूड़ी खाए, फिर घर वापस लौट आए रात में, नहीं। 3-4 दिन पहले, शादी के 3-4 दिन पहले से चले जाना, और शादी के 3-4 दिन बाद तक वहीं रहना, फिर उसके बाद आना। तो इस तरीके का ग्रेट इवेंट हुआ करता था, और हम चिल्ड्रन बहुत एन्जॉय करते थे उस वक़्त। हम वी वुड ईट एंड प्ले एंडलेसली, मतलब जब तक हम थक न जाएँ, तब तक हम वहाँ पर एन्जॉय करते थे। एंड सेवनिंग, एन्जॉयिंग इट टू द फुलेस्ट, और जितना ज़्यादा एन्जॉय कर सकते थे, उतना ज़्यादा एन्जॉय करते थे उस फ्रीडम को। क्यों? क्योंकि हमारे जो सारे एल्डर्स होते थे, वो बिज़ी होते थे, हमें कोई रोकने-टोकने वाला नहीं होता था, हमें कोई बोलने वाला नहीं होता था। और यकीन मानिए, बच्चों को यही चीज़ें तो चाहिए होती हैं कि उन्हें कोई रोकने-टोकने वाला ना रहे, उन्हें कोई बोलने वाला ना रहे। तो मैं अपने जो कपल ऑफ डेज़ थे, मैंने बहुत एन्जॉय किए। लेकिन जब 1 हफ़्ते के आसपास का समय बीत गया, जब मैं 1 हफ़्ते तक के आसपास मैं वहाँ रही, उसके बाद मैं वापस अपने गाँव आ गई। और जब मैं अपने गाँव वापस आई, तो मैं काफ़ी सरप्राइज़ हुई, क्योंकि मैंने अपनी दादी माँ की आँखों में आँसू देखे थे। और मैं काफ़ी सरप्राइज़ हुई, क्योंकि मैंने कभी भी इस तरीके के मोस्ट डिफ़िकल्ट सिचुएशन में अपनी दादी को नहीं देखा था। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या हुआ है? आप इतनी टेंशन में क्यों लग रही हो? और दादी को मैं प्यार से अव्वा कहती थी। अव्वा, इज़ देयर एवरीथिंग ऑल राइट? आर यू ओके? क्या आप ठीक हो? मैं उन्हें प्यार से अव्वा बुलाती थी, जिसका मतलब होता था मदर, कन्नड़ लैंग्वेज में। और नॉर्थ कर्नाटका में ये बड़ी आम सी बात थी। वो थोड़ा-सा नाराज़ हुईं, लेकिन उन्होंने कोई रिप्लाई नहीं दिया। आई डिड नॉट अंडरस्टैंड एंड फॉरगेट अबाउट इट। मैंने भी उस पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। मुझे लगा होगी कोई बात, अपने दोस्तों से, अपनी सहेलियों से शायद किसी बात की मनमुटाव हुआ होगा, इसलिए वो मेरे पे ध्यान नहीं दे रही हैं। लेकिन जब रात का वक़्त हुआ, खाने के बाद, जब हम सोने के लिए ओपन टेरेस पर आए, सी द पिक्चर यहाँ पर, जब हम ऊपर टेरेस पर आए, हमारे घर के ऊपर टेरेस पर आए, तो ये समर का टाइम था, और ज़ाहिर-सी बात है, अगर आप गाँव से बिलॉन्ग करते हो, तो आपके लिए कोई नई बात नहीं होगी जब लोग छतों पे जाते हैं और वहाँ पर सोते हैं, आराम करते हैं। ये इट वाज़ अ फुल मून, सी द पिक्चर, इट वाज़ अ फुल मून टाइम। अब वह आती हैं, वो मेरे पास बैठ जाती हैं, और उनका अफ़ेक्शनेट, अफ़ेक्शनेट मतलब बहुत ही प्यार से, बहुत ही जेंटल टच वाला था। बहुत ही प्यार से वो मेरे फ़ोरहेड पर, मेरा जो सिर है, ये देखिए यहाँ पर पिक्चर में, मेरे सिर के पास अपना हाथ फेरती हैं,
और मुझे प्यार करती हैं। तभी मुझे रियलाइज़ हुआ कि वो मुझसे कुछ कहना चाहती हैं। तो मैं उनके पास गया और मैं उनसे पूछी कि क्या बात है? बताइए मुझे। एंड देन वो कहती हैं सीधा इन्वर्टेड कॉमा, जब मैं छोटी लड़की थी तो मैंने अपनी माँ को खो दिया। दादी माँ बता रही हैं, देयर वॉज नो बडी टू लुक आफ्टर एंड गाइड मी, माई फादर वॉज ए बिजी मैन एंड गॉट मैरिड अगेन। तो उन दिनों पे जो लोग हुआ करते थे वो कंसिडर नहीं करते थे एजुकेशन बहुत इसेंशियल आवश्यक है गर्ल्स के लिए, इसीलिए मैं भी कभी स्कूल नहीं जा पाई। और जनरली मैं भी कभी स्कूल नहीं जा पाई का मतलब क्या है कि उनकी एज की जितनी सारी गर्ल्स थीं उस एज में वो कभी स्कूल नहीं जा पाई। और मेरी शादी भी कर दी गई बहुत ही यंग एज में और उसके बाद मेरे बच्चे हो गए। तो मैं बहुत बिज़ी हो गई उनके देखभाल में। और उसके बाद जब उनके बच्चे हो गए तो मैं दादी माँ बन गई। और मैं काफ़ी खुश महसूस करती थी। किस चीज़ में? कुकिंग में और आप सभी को खाना खिलाने में। एट टाइम्स आई यूज्ड टू रिग्रेट नॉट गोइंग टू स्कूल। और लेकिन मुझे हमेशा रिग्रेट होता था, मुझे हमेशा पछतावा होता था कि मैं स्कूल क्यों नहीं गई। सो आई मेड श्योर दैट माई चिल्ड्रन एंड ग्रैंड चिल्ड्रन स्टडी वेल डॉट डॉट डॉट। और मैं हमेशा ये सोचती थी कि मैं तो नहीं जा पाई, लेकिन मेरे चिल्ड्रन और मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन ज़रूर अच्छे से पढ़ाई करेंगे और वो ज़रूर स्कूल जाएंगे। अच्छा, ये देखिए कितनी खूबसूरत बात है कि जब कोई इंसान खुद नहीं पढ़ पाया है तो उसे पढ़ाई की इम्पोर्टेंस पता है और वो चाहता है कि दूसरा कोई पढ़े। और जब यहाँ पे राइटर डॉट 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 का यूज़ कर देता है तो वो चाहता है कि रीडर खुद से समझे कि आगे की लाइन क्या हो सकती है। आफ्टर दैट हेयर सेकंड पार्ट जब आता है तो वहाँ बताते हैं कि जब मेरी दादी माँ ने मुझे इतनी सारी बताएं कि उनके साथ ये इंसिडेंट हुआ था, तो एक 12 साल की लड़की 62 साल 62 ईयर ओल्ड की जो कहानी है उसको उसने उस मिडिल ऑफ द नाइट आधी रात में सुना। लेकिन मैं जान चुकी थी, आई न्यू आई लव्ड हर इमेंसली, मैं उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। और शायद यही एक रीज़न है कि वो मुझे इतनी सारी बातें बता रही हैं। लेकिन जब मैंने उनके फेस की तरफ देखा तो उनका जो फेस था वो काफ़ी अनहैप्पी था और उनकी जो आइज़ थी उसकी आइज़ में आंसू थे। अब ये आंसू किस तरीके से थे? आपको याद होगा कहानी के शुरू में भी जब वो शादी में चली गई थी और शादी से दोबारा विलेज वापस आती हैं, तो विलेज वापस आने के बाद भी वो देखती उनकी आँखों में आँसू थे। तो इस बार भी उनकी आँखों में आँसू थे। शी वाज़ अ गुड लुकिंग लेडी जो कि अभी भी स्माइल कर रही थी। इवन टुडे आई कैन नॉट फॉरगेट द वरीड एक्सप्रेशन ऑफ हर फेस। आई लीन्ड फॉरवर्ड एंड हेल्ड हर हैंड। मैं उनकी तरफ झुकी और मैंने उनके हाथों को अपने हाथ में रखा और उनसे कहा, "अव्वा, प्लीज़ डोंट क्राई, आप रोइए मत। क्या मैटर है मुझे बताइए, क्या मैं आपकी मदद कर सकती हूँ किसी तरीके से?" तो कहती हैं कि हाँ, तुम मेरी मदद कर सकती हो। यू नो व्हेन यू आर अवे कर्मवीरा एज़ यूजुअल केम। अब कह रहे हैं कि जब तुम यहाँ नहीं थी तो हर हफ्ते जैसे कर्मवीरा आती है वैसे इस बार भी आई थी और मैंने उसे ओपन किया उस मैगज़ीन को। लेकिन मुझे सिर्फ़ और सिर्फ़ पिक्चर के अलावा और कुछ भी समझ में नहीं आया जो भी उस काशी यात्रा की कहानी में छपा हुआ था। और मैं कुछ भी नहीं समझ पाई कि वहाँ पर क्या लिखा था। मतलब जो भी चीज़ें वहाँ पर लिखी हुई हैं। और क्यों नहीं समझ पाई? बिकॉज़ शी इज़ अनेबल टू रीड। बहुत बार ऐसा हुआ कि मैंने अपने हाथों को उस पेज पर रगा, उस पर मतलब अपने हाथों को उस पे मैंने टच किया, जेंटल टच करके फ़ील किया कि काश मैं उन लिखी हुई चीज़ों को पढ़ पाती। लेकिन मुझे पता था कि ये पॉसिबल नहीं है। इफ़ ओनली आई वाज़ एडुकेट इनफ, ये तभी संभव हो पाता कि अगर मैं पढ़ी लिखी रहती तब मैं समझ पाती कि वहाँ पर क्या लिखा है। तब मैं काफ़ी ईगरली, काफ़ी उत्साहित होकर वेट कर रही थी कि तुम कब आओगी। और आई फेल्ट यू वुड कम अर्ली एंड रीड फॉर मी। और मैं चाहती थी कि तुम कितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी आओ और मेरे लिए उस चीज़ को पढ़ो कि वहाँ क्या लिखा है। इवन दो थॉट ऑफ गोइंग टू द विलेज एंड आस्किंग यू रीड फॉर मी। और इतना ही नहीं, मेरे अंदर ये इच्छा भी हुई कि मैं उस गाँव में चली जाऊँ जहाँ पे शादी हो रही है और तुमसे पूछूँ कि मुझे पढ़ के सुनाओ वहाँ पर क्या लिखा है। आई कुड हैव आस्क्ड समबडी इन दिस विलेज बट आई वाज़ टू एम्बैरेस्ड टू डू सो। और मैं ये भी कर सकती थी कि गाँव में किसी और से पूछ सकती थी कि क्या आपको पढ़ना आता है? तो आप पढ़ो और मुझे पढ़ के कहानी सुनाओ। लेकिन मैं काफ़ी एम्बैरेस, काफ़ी शर्म फ़ील कर रही थी कि मैं
इस 62 साल की उम्र में किसी और से पूछने जाऊँगी कि इस कहानी में क्या लिखा है? आई फेल्ट वेरी डिपेंडेंट एंड हेल्पलेस। मैं काफ़ी ज़्यादा असहाय महसूस कर रही थी और मुझे लग रहा था कि मैं दूसरों पर आश्रित हो चुकी हैं। वी आर वेल ऑफ बट वॉट यूज़ इज़ मनी व्हेन आई कैन नॉट बी इंडिपेंडेंट। लेकिन इस तरीके का पैसे का क्या फ़ायदा कि जब मैं इंडिपेंडेंट ही ना हो पाऊँ, स्वतंत्र ही ना हो पाऊँ। लेकिन यकीन मानिए सुधा मूर्ति कहती हैं कि मेरे पास जो दादी माँ ने कहा उसका कोई जवाब नहीं था। अब वह अपनी बातों को लगातार कहती रहीं, वो कंटिन्यू रहीं और वो आगे कहती हैं, अब मैंने डिसाइड किया है कि अब मुझे सीखना है कन्नड़ अल्फ़ाबेट। कब से? कल से। देखिए मैंने फिर से कहा ना कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती, आपके अंदर सीखने की ललक होनी चाहिए। आई विल वर्क वेरी हार्ड। और मैं सरस्वती पूजा की जो दिन है, जो दशहरा के आसपास का है, आई विल कीप सरस्वती पूजा डे ड्यूरिंग दशहरा एट द डेट एज द डेडलाइन। कह रहे हैं कि दशहरा के टाइम जो सरस्वती पूजा है वहाँ पर मैं डेडलाइन रखती हूँ कि मैं उस दिन तक पढ़ना लिखना सीख जाऊँगी। दैट डे आई शुड बी एबल टू रीड अ नॉवेल ऑफ माई ओन। आई वॉन्ट टू बी इंडिपेंडेंट। कह रही हैं कि मैं खुद से पढ़ना चाहती हूँ। सी द ब्यूटी ऑफ दिस चैप्टर कि कह रही हैं कि मैं खुद से पढ़ना चाहती हूँ, खुद से इंडिपेंडेंट होना चाहती हूँ। आई सॉ द डिटर्मिनेशन ऑन हर फेस येट आई लाफ्ड एट हर। मुझे पता था कि वो बहुत ज़्यादा डिटरमाइंड हो चुकी हैं, वो खुद से पढ़ना लिखना चाहती हैं, लेकिन कहीं न कहीं मुझे उन पर हँसी आई और मैंने कहा, क्या कहा? "अव्वा, एट दिस एज ऑफ 62 यू वांट टू लर्न अल्फ़ाबेट? ऑल योर हेयर इज़ ग्रे, योर हैंड्स आर wrinkled एंड यू वियर स्पेक्स एंड यू वर्क सो मच इन किचन।" तो एक अभी आप देखिए 12 साल के बच्चे के अंदर कितनी ही मैच्योरिटी होगी। वो एक बार के लिए मैं वो कहती हैं कि एक बार के लिए मैं उनका मज़ाक उड़ाती हूँ, लेकिन वो जो मज़ाक था एक बचपने के रूप में था, लेकिन वो सिर्फ़ मुस्कुरा देती हैं। फॉर अ गुड कॉज़ इफ़ यू आर नॉट डिटरमाइंड यू कैन ओवरकम एनी ऑब्स्टिकल्स। आई विल वर्क हार्डर देन एनीबॉडी बट आई विल डू इट फॉर लर्निंग देयर इज़ नो एज बार। क्या खूबसूरत लाइन है। कह रही हैं कि अगर कोई अच्छा काम हो तो आपको उसके लिए डिटरमाइंड होना ही पड़ेगा। यू कैन ओवरकम बाय एनी ऑब्स्टिकल्स। किसी भी तरीके की परेशानी हो आप उस परेशानी से दूर हट सकती हो, उससे आप निकल सकती हो। और कहीं न कहीं आपको दूसरों से ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा क्योंकि सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। और दूसरे दिन से मैंने अपना ट्यूशन लेना स्टार्ट कर दिया। अव्या एक बहुत ही सुंदर खूबसूरत स्टूडेंट थी। यहाँ सुंदर खूबसूरत का मतलब है कि पढ़ने की जो लग थी उनके अंदर, जो जिज्ञासा थी, जो एक्साइटमेंट था, वो नेक्स्ट लेवल का था। द अमाउंट ऑफ होमवर्क शी डिड वॉज़ अमेजिंग। मैं जितना भी उन्हें होमवर्क देती थी वो सारा का सारा होमवर्क वो कर लेती थी। अब जैसे किसी चीज़ को सीखने के लिए, किसी लैंग्वेज को सीखने के लिए LSRW का कॉन्सेप्ट चाहिए होता है, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। तो इस तरीके का जो कॉन्सेप्ट था वो पूरा फॉलो कर रही थी। शी वुड रीड, रिपीट, राइट एंड रिसाइट। और इसके साथ ही साथ आई वॉज़ हर ओनली टीचर। और वो मेरी इकलौती स्टूडेंट थी। लिटिल बिट आई नो दैट वन डे आई वुड बिकम अ टीचर इन कंप्यूटर साइंस एंड टीच 100 ऑफ स्टूडेंट। लेकिन पता है, मैं दिल के किसी कोने में ये बात अच्छी तरीके से जानती थी कि एक दिन ऐसा होगा कि मेरे पास लगभग हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट होंगे जिनको मैं कंप्यूटर साइंस पढ़ाऊँगी। ये उनका ड्रीम था। जब दसरा फेस्टिवल आता है, यूजुअली जैसे वो आता है, सीक्रेटली आई बॉट काशी यात्रे विच हैड बीन पब्लिश्ड एज अ नॉवेल बाय एट दैट टाइम। तो मेरी दादी माँ ने मुझे बुलाया। मैंने अपनी दादी माँ के लिए ये काशी यात्रे ख़रीदा था उनको सरप्राइज़ करने के लिए एज अ नॉवेल। तो मेरी दादी माँ ने उस वक्त मुझे बुलाया और बुलाने के बाद जो पूजा प्लेस था वहाँ पर मुझे स्टूल पर, मेड मी सीट ऑन स्टूल, उस स्टूल पर बैठाया और उन्होंने मुझे क्या दिया गिफ्ट में, एज अ फ्रॉक मटेरियल, फ्रॉक गिफ्ट किया। और उसके बाद उन्होंने मुझे कहा, सॉरी, उसके बाद उन्होंने कुछ ऐसा किया जो मेरे लिए काफ़ी अनयूजुअल था। और वो पता है क्या है, वो झुक गईं और झुकने के बाद उन्होंने मेरे पैरों को टच किया, मतलब मुझे प्रणाम किया। आई वॉज सरप्राइज एंड टेकन अबैक। मैं मतलब अपने आप को मैं रोक नहीं पाई और मैंने अपने कदमों को पीछे खींच लिया, क्योंकि एल्डर्स नेवर टच फील्ड्स ऑफ यंगस्टर। जो बड़े लोग होते हैं वो कभी छोटों के पैर नहीं छूते। यही संस्कार तो हमें दिए गए हैं। वी हैव ऑलवेज टच द फीट ऑफ गॉड, एल्डर्स एंड टीचर। बड़ी खूबसूरत लाइन है यहाँ पे कि हम हमेशा अपने से
बड़ों के, टीचर्स के और ईश्वर के पैर छूते हैं। वी कंसीडर दैट एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट। हम ऐसा मानते हैं कि ये ऐसा करना एक मार्क ऑफ रिस्पेक्ट है, एक परंपरा है, एक सम्मान है उनके लिए। और ये आज भी एक ट्रेडिशन है, एक महान संस्कार है, लेकिन आज के वक़्त में ये अलग होता जा रहा है। आज के वक़्त मतलब क्या है? सुधा मूर्ति कह रही हैं कि आज ये काफ़ी अलग हो रहा है, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। और वो कहती हैं, आई एम टचिंग द फीट ऑफ अ टीचर। यहाँ शी का मतलब है उनकी दादी माँ से। कहती हैं कि मैं अपने टीचर के पैर छू रही हूँ, ना कि अपनी ग्रैंड डॉटर के। एक ऐसी टीचर जिसने मुझे सिखाया बहुत अच्छी तरीके से, बहुत ही प्यार से, जिससे मैं पढ़ना सीख पाई किसी भी नॉवेल को कॉन्फिडेंटली इतने छोटे से टाइम पीरियड में। अब मैं इंडिपेंडेंट स्वतंत्र हो चुकी हूँ और ये मेरी ड्यूटी है कि मैं अपने टीचर को रिस्पेक्ट करूँ। इट इज़ नॉट रिटेन इन आवर स्क्रिप्चर्स शुड बी रिस्पेक्टेड रिस्पेक्टिव। इट इट इज़ नॉट रिटेन इन आवर स्क्रिप्चर्स। क्या ऐसा हमारे शास्त्रों में नहीं लिखा है कि जो भी हमारे टीचर रहे हैं उनको रिस्पेक्ट किया जाए, चाहे वो किसी भी जेंडर के हों, किसी भी एज के हों। आई डिड रिटर्न हर नमस्कारा। और उसके बदले में मैंने उनको नमस्कार किया। और नमस्कार करने के बाद उनके पैर छुए और उन्हें गिफ्ट किया अपने पहले स्टूडेंट के रूप में। और क्या गिफ्ट किया याद है आपको? ऊपर उन्होंने बात की थी उस नॉवेल की। जब उन्होंने उस नॉवेल को ओपन किया और इमीडिएटली पढ़ना स्टार्ट किया, और जब उन्होंने इमीडिएटली उसे पढ़ना स्टार्ट किया तो उसका टाइटल था काशी यात्रे बाय त्रिवेणी। पब्लिशर नेम, आई न्यू देन माई स्टूडेंट हैड पास्ड विथ फ्लाइंग कलर्स। फ्लाइंग कलर्स मतलब बहुत ही खूबसूरत तरीके से उन्होंने उस चीज़ को, उस बाधा को, उस दिक्कत को, उस परेशानी को उन्होंने पास कर लिया। दिस इज़ ऑल अबाउट बाय सुधा मूर्ति। इस चैप्टर से हमें ये सीख मिलती है कि लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम्स आ जाए, कितनी भी हर्डल्स आ जाए, हमें सीखना नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। बस हमें अपने आप को जेंटल ओब्लॉइज्ड बनाना चाहिए किसी से भी सीखने के लिए। थैंक यू सो मच टू जॉइन दिस वीडियो। विल सी इन द नेक्स्ट चैप्टर। टिल देन बाय एवरीवन।